जी कहिए, क्या कहना है। आधे घंटे के इंतजार के बाद वो आए थे और अब ऐसी सधी आवाज में शिष्टता के साथ पूछ रहे थे जैसे वो कोई समस्या लेकर आई फरियादी हो। आरती के नन्हे से दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अब क्या कहे, कैसे कहे कि वैलेंटाइन डे का कार्ड देने और आई लव यू कहने आई थी। इस कविता की बच्ची ने कहाँ फंसा दिया। क्या जरूरत पड़ी थी उनसे ये कहने की कि जरूरी काम है। उसकी पलकें झुक गई, कपोल आरक्त हो गए और शब्द अधरों में अटक गए। आपको जो कहना हो बेझिझक कहिए। अब हमें जीवन भर साथ रहना है। आप मुझ पर भरोसा कर सकती है। इस प्रोत्साहन के बाद तो जरूरी लगने वाली बात कहना और जरूरी हो गया था। जी वो मेरी परीक्षाएं शादी के बाद पड़ी तो और ठीक है, मैं आपकी सुविधा का पूरा ध्यान रखूंगा। और कोई समस्या? उफ, अपनी होने वाली पत्नी से ऐसे बात कर रहा है जैसे पापा अपने विद्यार्थियों से बात करते हैं। आरती के लिए इस कुछ अधिक ही शिष्ट और औपचारिक वार्तालाप के बाद वहां रुकना असह्य हो गया। जी धन्यवाद, मैं चलती हूँ, नमस्ते। कहते हुए वो मुड़की और लगभग दौड़ते हुए अपनी सखियों के बीच जाकर ही दम लिया। घर लौटने के लिए ऑटो में लदने के बाद ठिठोली करती सखियों को ये छोटी सी कथित रोमांटिक मुलाकात उनके आग्रह पर शब्दश सुनाई तो सबने सिर पीट लिया। आरती रात भर इस बेचैनी में सो न सकी कि क्या शादी से पहले एक प्रेमी प्रेमिका की तरह बंधनों और मर्यादाओं में बंधे बेबस प्रेमी युगल की आतुर बातचीत और क्षणिक स्पर्श उसके नसीब में नहीं है, जिसके बारे में सखियां, दीदियां और भाभियां बताती रही है कि उसमें वक्त ठहर जाता है और धरती अंतरिक्ष लगने लगती है। संयुक्त परिवार की सबसे छोटी संतान आरती बचपन से बड़ी बहनों और दादी बाबा की आज्ञाकारी गुड़िया ही रही थी। उसे दुलार भी सबसे ज्यादा मिला था और कुछ गलत होने पर बचपन के ताने भी। अपने से ज्यादा उसे दूसरों के दिमाग पर भरोसा होता था। हर काम पूछकर करना और गलती होने से डरना उसकी आदत थी। पहली बार सखियों के कहने में आकर मन की आकुलता ने उसे समझा बुझाकर बिना किसी से पूछे अभय से मिलने की पहल करने को मनाया था। पर कहीं उसने अभय से शादी करने के लिए हाँ करके गलती तो नहीं कर दी। पर हाँ ना करती तो करती भी क्या। पापा की क्या हालत हो गई थी। मांगलिक होने के कारण उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढते ढूंढते पापा थक गए थे। एक बार जब शादी तय हुई तो लड़के वालों ने सगाई वाले दिन ही अपने यहाँ हुई एक मौत का दोष उसके नक्षत्रों को देकर शादी के लिए मना कर दिया था और पापा तनाव व निराशा में अपने दोस्त अबे के आगे हाथ जोड़कर रो पड़े थे। अबे अपने माता पिता के देहांत के बाद छोटी आयु से ही परिवार की जिम्मेदारियां संभालते रहे थे। फिर शोध आरंभ कर दिया था, इसीलिए अब तक शादी नहीं की थी। थे तो वो पापा से बहुत छोटे, पर पापा से उनका मानसिक स्तर इतना मिलता था कि मित्रता घनी थी। वे पहले तो स्मय और आरती की उम्र के 15 वर्ष के अंतर के कारण झिझके, पर अपने दोस्त की जिद के आगे झुक गए। जब आरती के सामने ये प्रस्ताव आया तो वह हतप्रभ रह गई, पर जब दादी ने समझाया कि उम्र में अधिक अंतर होने पर पुरुष पत्नी को अत्यधिक प्यार करता है तो उसने उन्हीं में अपने सपनों के राजकुमार की तलाश शुरू कर दी। आखिर हर लड़की के कुंवारे मन की तरह आरती के मन में पति के रूप में दीवानगी की हद तक चाहने वाले प्रेमी पाने की लालसा हर लालसा से बड़ी थी। पर शादी के बाद उसने अब में सपनों के राजकुमार जैसा कुछ न पाया। हालांकि कमी किसी चीज की न थी। घर का काम करने के लिए नौकर थे, कुछ भी खरीदने के लिए कहे या कहीं जाने को अभय कभी मना नहीं करते थे, लेकिन ऊंचे प्रशासनिक अधिकारी होने के कारण व्यस्त बहुत रहते थे। सुबह उनके उठने से पहले ही मिलने वालों की पंक्ति लग जाती। रात भी देर तक वे लोगों की समस्याएं सुनते सुलझाते रहते। उनका स्वभाव इतना अच्छा था कि उन्हें सब साधु कहते थे, पर आरती के लिए साधु प्रकृति के पुरुष के साथ सामंजस्य बिठाना किसी परीक्षा से कम न था। उसके कोरे कुआरे मन में प्यार को देने और पाने की जितनी उत्सुकता थी, अभय में उतनी ही निर्लिप्तता। वो अल्हड़ किशोर अवस्था की उन्मुक्त उमंगों की जीवंतता थी। तो अभय धीर गंभीर सांचे में ढली शालीनता और कर्तव्य निष्ठा की प्रतिमूर्ति। फिर जब उसके साथ होते भी तो भी मोबाइल सोत बना रहता। जब जब आरती ने उनसे कहा कि मुझे आपसे कुछ कहना है, तब वे मोबाइल रखकर उसी शिष्ट स्वर और हाव भाव के साथ बोलते, कहो क्या चाहती हो। ऐसे में प्यार मोहब्बत के शब्द आरती के गले में ही अटक कर रह जाते। वो तरह तरह के व्यंजन बनाती, अनुपम श्रृंगार के साथ शयन कक्ष सजाती, हर समय इठलाती बतियाती, अभय के आगे पीछे घूमती और तरह तरह से प्यार जताते हुए प्रशंसा के दो बोल सुनने को तरसती रहती। मगर अभय में तो जैसे बस देने का ही भाव था। यहाँ तक कि सामीप्य के उन अंतिम क्षणों में भी लगता कि वो बस देने ही आए हैं। आरती बेचैन रहती कि कभी तो अभय खुद से कोई इच्छा जाहिर करे, कभी तो शरीर सुख देने के नहीं पाने की उत्सुकता और आकुलता के साथ उसके समीप आए, उसकी किसी बात पर खुश होकर उसे आलिंगन में यूं कस ले कि लगे वो उनका
चाव है, आनंद है, सौभाग्य है। मायके गई और सखियों के साथ समस्या बांटी। उन्होंने कुछ समाधान कानों में फुसफुसाए। उस रात उनके शयन कक्ष में आने की आहट पाते ही वो करवट बदलकर दम साध कर लेट गई तो वे चुपचाप सो गए। अगली रात उनके प्रणय स्पर्श पर इतलाकर बोले कि आज मुझे नींद आ रही है, तो वे सॉरी बोलकर सो गए। कुछ दिन यही क्रम चला तो अभय ने इतने हल्के से दूरी बनाकर सोना शुरू कर दिया कि आरती का दिलो दिमाग असमंजस का घर बन गया। ऐसा पति तो किसी सखी ने नहीं बताया था। कोई मनाता था तो कोई अधिकार जताता था और इसी बहाने आई लव यू कहने सुनने का अवसर मिल जाता था। लेकिन उसके छोटे से दिमाग के सामान्य ज्ञान के अनुसार ऐसा पुरुष तो हो ही नहीं सकता था जो शादी के मात्र कुछ महीने बाद बगल में अस्त व्यस्त वस्त्रों में लेटी इतनी खूबसूरत पत्नी से यूं दूरी बनाकर सो सकता हो, वो भी इतने दिनों तक। कहीं अभय उससे नाराज तो नहीं? ये जानने के लिए एक दिन स्वयं ही नारी सुलभ लज्जा त्यागी तो पाया कि वे नाराज नहीं थे, बस उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध तंग नहीं करना चाहते थे। उसके बाद से यही नियम सा बन गया। वे तभी उसके करीब आते जब वो पहल करती। उनसे प्यार का इजहार करवाने का ये दाव भी उल्टा पड़ चुका था। तभी एमए का परीक्षाफल आ गया और अभय ने बिल्कुल पापा के अंदाज में पूछा, अब आगे क्या करना है? हे भगवान, स्नातकोत्तर के बाद अब क्या पढ़ाना चाहते हैं ये? क्या ये पढ़ाई अब भी पीछा न छोड़ेगी? मन ही मन सोचकर कुड़ गई आरती। जब 2 दिन में तीसरी बार अभय ने वही प्रश्न दोहराया तो फिर कुछ बोलना जरूरी हो गया। जी, मैं कोई तकनीकी शिक्षा लेना चाहूंगी, मुझे घर सजाने का बहुत शौक है। वेरी गुड, बिल्कुल पापा के ही अंदाज में उत्तर मिल गया और इंटीरियर डिजाइनर के कोर्स में प्रवेश दिलवा दिया गया। बड़े ही सपाट ढंग से ये भी बता दिया कि जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं हो जाती बच्चों का दायित्व नहीं उठाया जाएगा। कॉलेज छोड़ने लेने जाने के लिए कार और ड्राइवर नियुक्त हो गए। चुलबुली आरती के अंश के पिंजरे में बंद ख्वाहिशों को कॉलेज में जाकर नए पंख मिल गए। कई साथियों का एक समूह बना जिसमें लड़के और लड़कियां बराबर थे। कैंटीन में मस्ती, कभी कैफेटेरिया तो कभी शॉपिंग मॉल उनकी दिनचर्या का हिस्सा थे। जब वो आरती से साथ चलने को कहते तो उसका मन तो बहुत होता, पर अभय से पूछे बिना उसकी कहीं जाने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए हर बार उनसे फोन करके पूछती तो कार्यालय में काम करते करते हर बार फोन पर हाँ कर देते। भोली और बातूनी आरती के दिल में वैसे भी कोई बात टिकती ना थी। एक बार हंसी हंसी में अपनी नई सहेलियों से अभय की निर्लिप्तता का जिक्र किया तो उन्होंने बिल्कुल नया और नायाब नुस्खा सुझाया, उन्हें पुरुष मित्र की बातों से जलाने का। बस फिर क्या था, काम शुरू हो गया। सबसे हंसमुख साथी राज का जिक्र रोज अभय से किया जाने लगा। कॉलेज में जब उसका समूह हंसकर सेल्फी ले रहा होता तो वो जानबूझकर राज से सटकर खड़ी होती। घर पर भी जब सबको बुलाया तो राज को बेस्ट फ्रेंड कहकर अभय से मिलाया। एक दिन राज ने अपने घर पर गेट टुगेदर रखा। किसी के घर गेट टुगेदर के लिए जाने का आरती के लिए पहला मौका था। वो अकेले रहता था। आरती ने अभय से फोन करके पूछा तो वो उसकी बात सुने बिना झल्ला गए कि बात पर पूछने की क्या जरूरत है। उनकी कोई जरूरी मीटिंग भी थी। राज ने आरती को उसके मनपसंद गीतों का संकलन एक पेन ड्राइव में देने को कहा था। वापसी में सब लोग निकलने लगे तो उसने आरती को पेन ड्राइव ढूंढने के लिए रोक लिया और एक कांत मिलते ही आरती को बाहों में कस लिया। हतप्रभ आरती ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और उसके घर से बाहर निकलकर सड़क पर खड़ी होकर रोते रोते फिर अभय को फोन किया। घर का रास्ता, वो कहाँ खड़ी है उसे कुछ मालूम न था। अबे उसका मोबाइल लोकेट करके उसे लेने पहुंचे तो वो सिसक कर रो पड़ी। अगर आज कुछ हो जाता तो मैं आत्महत्या कर लेती। आरती के मुंह से शब्द कम निकल रहे थे और रुलाई की हिचकियां ज्यादा। उफ, अब बस भी करो, हद होती है बेवकूफ़ी की। खैर छोड़ो, मुझे ज़रूरी मीटिंग के लिए दूसरे शहर के लिए अभी निकलना है। 2 दिन बाद लौटूंगा। अभय ने पहली बार उससे झिड़क कर बात की थी। वो भीतर तक सहम गई। उसे लगा प्यार पाना तो दूर, अब तो उनका अच्छा व्यवहार भी उससे छिन गया। उसकी तो जिंदगी ही बेकार हो गई। वो आंगन में जमीन पर बैठ गई और वहीं बैठी रही। उसका ग्लानि से आरक्त चेहरा पूरी तरह झुका हुआ था। पलकों में जैसे बांध तोड़ने को आतुर से लाभ रखा था। शाम होने लगी थी। तभी अभय के कोमल स्वर कान में पड़े, अंदर नहीं चलना है। आरती के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आप तो, तुम्हारे आत्महत्या वाले शब्द कानों में गूंज रहे थे। तुम्हें झिड़कने की ग्लानि भी थी मन में। दया काका ने फोन करके तुम्हारी हालत बताई तो मुझसे रहा नहीं गया। कार वापस मुड़वा ली। सोचा मीटिंग तो सारी जिंदगी करता रहा हूँ और करता रहूंगा, पर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा, कहकर उन्होंने अपनी बाहें फैला दी। आरती ने चौंक कर अपनी आंखें अभय की आंखों पर टिका दी। ये क्या कह दिया था उन्होंने? कहीं उसके कान तो नहीं बजने लगे? लगभग साल भर से उसकी 1000 कोशिशों के बावजूद अभय ने जो नहीं कहा था वो आज
उसकी पलकों का सैलाब बांध तोड़कर बढ़ा चला। वो दौड़कर उनके सीने से लगकर सुबक पड़ी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे राज के बारे में जो कुछ पहले भी कहा था वो आपको जलाकर आपका प्यार पाने के लिए। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं, मुझे आपका प्यार चाहिए था बस। मैं बुद्धू हूँ मगर चरित्रहीन नहीं। अब उसकी बातें सुनकर अभय को हंसी आ गई। वे उसका चेहरे अपने हाथों में लेकर आंसू पोंछते हुए बोले, चुप हो जाओ आरती, तुमने वहाँ जाने से पहले मुझसे फ़ोन करके पूछना तो चाहा था। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें चरित्रहीन समझूंगा? इंसान की इतनी तो पहचान है मुझे, और तुम ऐसा क्यों समझती हो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? तभी दया काका ने दरवाज़ा खटखटाया और उनकी इजाज़त लेकर कॉफ़ी रख गए। अभय ने उसके हाथ में कॉफ़ी का मग देकर एक मग खुद उठा लिया। बोलो आरती, तुम्हारी कौन सी चाह मैंने पूरी नहीं की जो तुम्हें ऐसा लगा? दोबारा वही सदी हुई आवाज़, आरती चुप, क्या समझाए, कैसे समझाए? अभय फिर अपने प्रशासनिक अधिकारी वाले खौल में आ गए। फिर से वही माहौल बन गया था जो उसे फरियाद लेकर आया कोई छोटा अधिकारी होने का बोध कराता था, और उसके शब्द ज़बान का साथ छोड़ देते थे। लेकिन तभी उसे लगा कि आज अगर वो झिझक गई, लज्जा गई तो वे अवसर जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, आपने मेरी हर चाहत पूरी की, मगर मुश्किल तो यही है कि मुझसे कभी कुछ चाहा ही नहीं। जब कोई हम पर अधिकार समझता है, जब कोई हमारे समीपे से खुश और दूर जाने से दुखी होता है, हमारे छीनने के एहसास से डरता है, तब हम समझते हैं कि वो हमें प्यार करता है। प्यार वो है जो हमें किसी की नज़रों में दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होने का एहसास कराता है। मैं आपके करीब आना चाहूँ तो आपसे कह सकती हूँ, मगर आपके मन में मेरे करीब आने की ललक हो, ये कहने की बात थोड़ी ही है। इसीलिए मैं कितनी तरह से श्रृंगार करके, लेकिन कभी लगा नहीं कि मेरे रूप ने, प्यार ने, गुणों ने आपको मुग्ध किया है, सुकून दिया है। क्या मैं आपको सुंदर नहीं लगती, आपके योग्य नहीं लगती? कहते हुए आरती ने अपनी निश्चल निगाहें सीधी अभय की आंखों पर टिका दी, तो उसका सामना जीवन के सबसे सुंदर सच से हुआ। जो काम जमाने के बताए गई आड़े तिरछे उपाय नहीं कर सके थे, वो दिल से कही गई सीधी सच्ची बातों ने कर दिया था। निष्प्रहता का आवरण पिघलाकर व्याकुलता और प्रेम के ढेर सारे कोमल भाव अभय के चेहरे पर प्रकट हो गए थे। नहीं नहीं आरती, ऐसा नहीं है, बल्कि अभय ने एक आकुल उमंग के साथ उसका चेहरा अपने सीने पर रखकर अपनी बाहों का घेरा उसके गिर्द कस दिया। फिर अपनी बात आगे बढ़ाई, आरती, छोटी सी उम्र में जब मेरे माता पिता का देहांत हुआ तो तुम्हारे पिताजी की मदद से ही मैं पढ़ा और अपनी छोटी भाई बहनों को पढ़ा पाया। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। तुमसे विवाह किया तो दिल में केवल उन्हें तनाव मुक्त करने की बात थी, मगर जब तुम अपने अप्रीतम रूप में भोग्या बनकर मेरे सामने आई तो मन ग्लानि से भर गया। उम्र के 15 वर्ष का अंतर मेरे मन को मथने लगा कि मैं तुम्हारी शिक्षा और विवाह का दायित्व लेकर भी तो तुम्हारे पिता को तनाव मुक्त कर सकता था। मैं तुम्हें छूता तो भी लगता कि अपराध कर रहा हूँ, और ना छूता तो भी। शायद इसीलिए तुमने मेरे भीतर कभी वो उत्सुकता नहीं महसूस की जिसके कारण इंसान शरीर की हदों को पार कर मन तक पहुंच जाता है। शायद इसलिए मैं तुमसे भागता रहा, कभी तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं की। खुद की आत्मग्लानि कम करने के लिए तुम्हें हर खुशी देता रहा। तुम खुद को केवल भोग्या न समझो, इसलिए तुम्हें पढ़ाने के पीछे पड़ा रहा। पर तुम क्या चाहती थी ये समझकर भी नासमझ बना रहा। तुम तो नासमझ थी, लेकिन मैंने भी तुम्हें कभी सतर्कता के नियम नहीं समझाए। मेरी पारखी नजरें समझ गई थी कि राज कैसा व्यक्ति है, पर मैंने तुम्हें आगाह नहीं किया। जानता था कि तुम मुझे जनाने के लिए उसकी तारीफ करती हो और मेरे रोकने टोकने पर इसे मेरी ईर्ष्या समझकर खुश हो जाओगी। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि तुम्हें कैसे समझाऊं। तुम भी मुझे माफ कर दो आरती, मैं तुम्हारा प्यार खोना नहीं चाहता। मन की गांठ खुल चुकी थी। वो एक दूसरे के पावन स्पर्श की गुदगुदाहट से विभोर हो रहे थे। ये उनके मन की सुहागरात थी। पूनम का चांद कुछ देर झीने पर्दे से इस आत्ममुग्ध युगल को निहार कर बादलों में छिप गया। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।